So we are starting with the application. So first application of this adsorption is in the gas mask. क्या बेटे गैस मास्क जो डाले जाते हैं, गैस मास्क प्योरीफाई करते हैं जो एयर वो ब्रीथ करते हैं माइंस में। एक्चुअली व्हेन दे आर वर्किंग इन द माइंस तो उधर गैस मास्क डाले जाते हैं। उसमें क्या होता है बेटे, एक्टिवेटेड चारकोल। तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कर देता है कि जो माइंस में वर्क कर रहे हैं उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, देन सेकंड है ह्यूमिडिटी कंट्रोल। ह्यूमिडिटी कंट्रोल, आपको ये पता है बेटे जो सिलिका जेल्स वगैरह आते हैं बैग्स वगैरह में या बॉटल्स वगैरह में, वो क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, वाटर मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर इनके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इन द सेम वे अगर सिलिका जेल आता है तो एल्युमिनियम जेल भी आता है। देयर इज अ सिलिका जेल, देयर इज एल्युमिनियम जेल ऑल्सो। तो इनका काम क्या है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना, वाटर इनके ऊपर एब्जॉर्ब। ओके, सो द थर्ड एप्लीकेशन इज क्लीनिंग of sugarcane जूस, या हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, तो फर्स्ट एप्लीकेशन वाज गैस मास्क एंड ह्यूमिडिटी। देन कोई भी कलरिंग मैटर रिमूव करना हो हमें, तब भी हम क्या डालते हैं इसमें, एनिमल चारकोल डाल देते हैं। वो एनिमल चारकोल के ऊपर डस्ट एंड डर्ट जो भी शुगर केन जूस में प्रेजेंट होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। इससे हमें शुगर केन जो जूस है वो हमें मिल जाता है प्योर फॉर्म में। ठीक है, देन सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। सेपरेशन आपको एज सच बेटे सारी एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती। अगेन आई एम सेइंग कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, जैसे कि गैस मास्क क्यों यूज़ किए जाते हैं, तो आप बोलोगे माइंस में जो वर्क करते हैं वहाँ पे हार्मफुल गैस एब्जॉर्ब होती है, उसमें एक्टिवेटेड चारकोल होता है जो सरफेस एरिया बढ़ा देता है। एक्टिविटी मीन उसको बहुत फाइनली डिवाइड किया जाता है तो वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ओके, सो नाउ सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं उनको, क्योंकि ये सभी बेटे सभी ही इनर्ट है, तो अगर मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस होगा तो एक कोकोनट चारकोल लिया जाता है और कोकोनट चारकोल वेरी करता है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस। गैसेस डिफरेंट एब्जॉर्ब हो जाती हैं और ऐसे इनको सेपरेट आउट किया जा सकता है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, अगर आपको द क्लास 9th याद हो तो एक सेपरेटिंग टेक्निक करते थे आप, क्रोमेटोग्राफी, जो थी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इफ़ यू रिमेंबर। जब हम कहते थे कि हमने इंक की स्पोर डाली है और किसी सॉल्वेंट में रखा है तो वो किस प्रिंसिपल पे वर्क, और सॉल्वेंट रन करता था तो आपको डिफरेंट डिफरेंट डाई की वो मिलती थी, निशान मिलते थे। हरसिमरन वेट, तो ये होती है क्रोमेटोग्राफी में एक टेक्निक नहीं आती, क्रोमेटोग्राफी में बहुत सारी टेक्निक आती है। देयर इज थिन लेयर, देयर इज कॉलम, देयर इज ग्लास। प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं किसी भी एब्जॉर्बेंट के ऊपर। ठीक है, जितने ज़्यादा कोई एब्जॉर्ब होगा वो उतना ज़्यादा रन करेगा उस सॉल्वेंट के साथ, और आप ऐसे अलग कर सकते हो। हाँ जी बेटे, अब पूछो डाउट, रेज योर हैंड। हाँ जी हरसिमरन, नाउ यू कैन रेज द हैंड एंड सो आई कैन अनम्यूट यू। हाँ जी पूछो। I'm just repeat chromatographic Chromatography बेटे, this is a technique to separate out different components having different affinity with the solvent. You will even do if we are doing metallurgy chapter, अगर syllabus में हुआ तो एक technique करोगे chromatography. So there are so many chromatography technique. You have worked with only paper chromatography till 9th standard. ठीक है,
9th स्टैंडर्ड में आपको जो एग्जाम्पल देते थे हम, दिस इज ओनली ऑफ अ पेपर क्रोमेटोग्राफी। इन द सेम वे एक सिलिका जेल होती है, एक ग्लास स्लैब के ऊपर वो सिलिका डाली जाती है, तो उसमें भी हम उसको कहते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी टेक्निक होती है। कॉलम में आपने अपनी लैब्स में ब्यूरेट देख चुके हो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में वही ब्यूरेट ली जाती है, उसके नीचे ग्लास वूल डाली जाती है। ग्लास वूल एक वूल है, वूल की तरह ही होती है मगर ग्लास की बनी होती है। वो जो वूल है, क्यों हम ग्लास वूल लेते हैं कि जो हमने कॉलम को पहले पैक किया है सिलिका जेल पे, तो एक माइक्रोन में उसका साइज आप मेजर करते हो, तो यहाँ पे जैसे हमारा जो ब्यूरेट है, हमें पता है यहाँ पे नॉब होती है, तो यहाँ पे हम ग्लास वूल प्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे सिलिका जेल डाल दी जाती है, ठीक है। और ऊपर से जिसको हमने सेपरेट आउट करना है कंपोनेंट को, उनको डाला जाता है किसी सॉल्वेंट में डाल के। सॉल्वेंट बेटे एक ही नहीं है, आप 9th में जैसे वाटर की बात करी थी, तो वही सॉल्वेंट नहीं होता, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इवन रेशियोज में ली जाते हैं, जैसे बेंजीन क्लोरोफॉर्म 9:1 में ले लिया जाता है। तो जब भी ऑर्गेनिक की सेपरेशन होती है तो दे यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो उन सॉल्वेंट को ऊपर से डालोगे, जो आपने सॉल्यूट डाला उनकी इन्फिनिटी से अलग अलग होगी, जिसकी ज़्यादा अफिनिटी होगी, जो ज़्यादा एड्जॉर्ब हो जाएगा वो नीचे आ जाएगा, जिसकी कम होगी वो ऊपर रह जाएगा, जिसकी और कम होगी वो, तो ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स नज़र आ जाते हैं। तो आप इसकी ब्यूरेट की, फॉर यू इट इज़ अ ब्यूरेट ओनली, नॉब खोल लोगे तो पहला बैंड सॉल्वेंट के साथ आएगा, फिर वो सॉल्वेंट को वेपोरेट कर दिया जाता है और आपको जो सब्सटेंस है, जो सोल्यूट है, वो मिल जाता है, ठीक है बेटे। तो ये प्रिंसिपल है अफिनिटी का। दिस मोर इन मेटलर्जी, मोर इन ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक में व्हेन वी यूज टू डू सिंथेसिस, तो हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स बनते थे, तो वी यूजली यूज टू रन दिस कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम तो अलग अलग कंपोनेंट, देन वी यूज टू इवेपोरेट देम, ठीक है। तो दिस इज द टेक्निक प्रिंसिपल बिहाइंड इट, कि इसकी इफिनिटी कैसे है। तो बहुत सारी क्रोमेटोग्राफी होती है, जैसे ये थोड़ी स्लो चलती है, इन द सेम वे आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इसको फास्ट कर सकते हो, कि हम इतना टाइम नहीं लगा सकते कि रन जल्दी करे, ठीक है। और द पॉइंट हम सिमरन, एनी डाउट? ओके, और सिमरन आर यू देयर? Okay, now next is production of high vacuum. Yeah. Must erase it first. So next is बेटे production of high vacuum. अगेन आपने वैक्यूम क्रिएट करना है, तो उस वैक्यूम में गैसेस तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बल्ब ऑफ चारकोल, ठीक है, ऑलरेडी कूल यूजिंग अ लिक्विड लेयर इज कनेक्टेड टू अ वेसल, ठीक है। ये एक वेसल है, यहाँ पे एक हम चारकोल मान लो आपने लगा दिया, तो ये जो है ये गैसेस सारी एब्जॉर्ब करता जाएगा ये चारकोल, ठीक है। एक बल्ब लगाते हो जिसको हमने कूल करके इसके साथ लगा दिया गया है। अब ये कंटेनर में एक कंटेनर में एक इवैक्यूएटेड पंप लगा हुआ है, तो वो जो पंप है उससे वैक्यूम क्रिएट करने के लिए वो गैसेस तो खींच ही रहा है, और जो बाकी सारी गैसेस रह गई, मान लो खींचते खींचते कुछ रह गई, तो ये जो चारकोल लगा है वो गैसेस को अपने ऊपर क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर हमने हाई वैक्यूम क्रिएट करना हो, नो डाउट हम वैक्यूम पंप भी लगाएंगे, थोड़े से 2-4 मॉलिक्यूल रह गए तो ये जो चारकोल है वो एड्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो दीज आर द few of the application of this is adsorption, okay। in the same way कोई डिजीज़ को ट्रीट करना है तो कुछ जो ड्रग्स हैं उनके ऊपर जर्म्स एड्सॉर्ब हो जाते हैं, आपको किसी वे में भी पूछा जा सकता है। कोई क्लोथ को डाई करना है तो क्लोथ में जो मॉडरेंट है जिसको उसके ऊपर पहले एड्सॉर्ब किया जाता है, ठीक है, मॉडरेंट लगाया जाता है क्लोथ के ऊपर, कि क्लोथ के ऊपर डायरेक्टली एड्सॉर्ब नहीं करवाया जाता है, क्लियर सी लगाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मॉडरेंट। फिर मॉडरेंट के ऊपर लगाने के बाद आप डाई लगाते हो, वो एड्सॉर्ब हो जाती है।
सो यू हैव डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन. कोई भी आपको हिंट क्वेश्चन में ही मिल जाता होता है. जैसे एक पैसेज बन के आता है कि राम गया, उसने ना क्या किया, एक शुगर केन जूस निकाला, उसके बाद ना उसने ना एक्टिवेटेड चारकोल डाला, क्या हुआ होगा. तो आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो आपने आंसर देना होगा कि वो डीकलराइज हो गया होगा. कोई और दो एप्लीकेशन बोलो इसकी, तो कोई भी आप 2 एप्लीकेशन लिख सकते हो. ठीक है बेटे, तो इस चीज़ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द बेटे कोलाइडल्स. कैटालिसिस वी विल डू आफ्टरवर्ड्स, एज CBSE विल सजेस्ट इन जुलाई. ठीक है, चलो जी, अब हम शुरू कर रहे हैं कोलाइडल स्टेट. अब ये भी आपको याद हो, यू हैव डन इन 9th स्टैंडर्ड. सॉल्यूशन, कोलाइडल्स एंड सस्पेंशन में आप डिफरेंस करते होते थे, और वो आपको इतने अच्छे से याद करते थे कि हमारा 3 मार्क्स का आना है. लेट अस स्टार्ट विद द कोलाइडल. ठीक है, अब पहले इसको शुरू करने से पहले फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो पूछा था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आपको यूज पता होना चाहिए. 2 टाइप्स की चीजें होती है बेटे. एक होता है क्रिस्टलॉइड, ठीक है, और एक होता है कोलाइड, जिसकी हमने बात करनी है. एक होता है क्रिस्टलॉइड. आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सॉल्यूशन जिसमें एक पर्टिकुलर सब्सटेंस क्रिस्टलॉइड की तरह एक्ट कर रहा है, वही सब्सटेंस कोलाइडल की फॉर्म में एक्ट कर रहा है. ठीक है, जो क्रिस्टलॉइड है, क्रिस्टलॉइड है, वो क्रिस्टलॉइड के जो एक सॉल्यूशन की फॉर्म में एक्ट कर रहा है. मतलब सॉल्यूशन क्या थे अगर आपको याद हो, तो उनको हम फिल्टर कर सकते थे वो पार्चमेंट मेम्ब्रेन से. जो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो पास हो जाते हैं, है ना. क्रिस्टलॉइड हम ये कहते थे सॉल्यूशन की पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं. तो क्रिस्टलॉइड्स वो हो जाते हैं जो एनिमल और वेजिटेबल या पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं. कोलाइडल हैं वो एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस रादर देन विच कैन एग्जिस्ट इन बोथ क्रिस्टलाइड एंड कोलाइड फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. तो रिमेंबर बेटे, अगर मैं NaCl अगर बेटे वाटर में डाल दूँ, तो आपको पता है वाटर में NaCl क्या बनाता है, सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलॉइड, जिसे हम कहेंगे क्रिस्टलॉइड. तो इसमें क्रिस्टलॉइड की क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी होगी. हमने क्रिस्टल स्टेट कर ली, सारी सॉलिड स्टेट कर ली, तो हम क्रिस्टल लैटिक्स की बात करते थे. तो वही प्रॉपर्टीज इसमें होंगी कि ये पास हो सकते हैं, इनकी पार्टिकल साइज बहुत छोटा हो जाएगा, ये टूट जाएंगे. यही NaCl को अगर मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दूं, जैसे कि बेंजीन, अब ये पूरा कंप्लीटली टूटेगा नहीं क्योंकि ये नॉन पोलर है, और ये आपको पता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इनमें आयंस हैं, तो ये नहीं टूटेगा. तो यहाँ पे ये बिहेव करेगा कोलाइडल की फॉर्म में, ये बिहेव करेगा कोलाइडल के फॉर्म में. ठीक है, तो यू मस्ट रिमेंबर कि NaCl को जब हम वाटर में डालते हैं बेटे, इट एक्ट एज अ क्रिस्टलॉइड. वही NaCl को जब हम बेंजीन में डालते हो तो इट एक्ट एज अ कोलाइड. सेकंड, सोप पे आता है. आपको एक और एग्जांपल आपने करनी है, सोप को आपको पता है जब आप वाटर में डालते हो, इफ़ यू रिमेंबर क्लास 10th मिसेल्स फॉर्मेशन, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ द सोप, तो वो इकट्ठे होके मिसेल्स बना देते हैं. तो मिसेल्स भी एक तरह का कोलाइडल है, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है इन वाटर. इट विल फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर. ऑपोजिट बेंजीन में ये क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन बनाता है. इन द बेंजीन इट विल फॉर्म क्रिस्टलॉइड. Okay, in the benzene it will form crystalloid. So this you have to remember bete, these 2 examples are too much of important कि कभी एक सब्सटेंस क्रिस्टलॉइड की फॉर्म में एक्ट कर रहा है और दूसरे ही टाइम वही सब्सटेंस कोलाइडल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. अगर हम ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन को डिस्टिंग्विश करना हो, which we used to distinguish in 9th standard also, and I hope you can distinguish very well. I will give you a brief of it. तो पार्टिकल साइज पे सबसे पहले हम डिस्टिंग्विश करते हैं क्यों ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज बहुत कम होता है.
इन कोलाइडल जो होता है मीडियम हो जाता है. इन ट्रू सॉल्यूशन इट इज 10 raised to the power -7 to -8. दिस इज अ ट्रू सॉल्यूशन. तो पार्टिकल साइज अगर छोटा होगा तभी ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास आउट होता है. देन इन द केस ऑफ कोलाइडल के 10 रेज टू द पावर -4 टू 10 रेज टू द पावर 7 तक चला जाता है. और इन केस ऑफ सस्पेंशन हमें पता है ये तो मिनी एक डाई से नज़र आती हैं. तो इनमें जो पार्टिकल साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है. 10 रेज टू द पावर 4 टू 10 रेज टू द पावर -3 टू -4 चला जाता है. ठीक है बेटे. -7 -3 टू -4 चला जाता है. तो पार्टिकल साइज इंक्रीज करता जाता है जब हम ट्रू सॉल्यूशन से सस्पेंशन की तरफ जाते हैं. वी आर वेरी वेल नोन. तो हमें याद है अगर ट्रू सॉल्यूशन की बात करते थे तो हम होमोजीनियस करते थे. ये तो होमोजीनियस करते थे. इसको बोलते थे इट सीम्स टू बी होमोजीनियस बट इट इज़ अ हेट्रोजीनियस. तो कंक्लूजन क्या निकली कि ये होमोजीनियस है और ये दोनों क्या है हेट्रोजीनियस. हेट्रो जो मिक्स नहीं करते प्रॉपरली यूनिफॉर्मली और होमोजीनियस हम बोलते थे कि इट विल प्रॉपरली मिक्स. ठीक है. तो इन दोनों को सोल्यूशन हमें देखने में क्लियर लगता है. दैट इज़ वाई हम ये कहते थे कि इट सीम्स टू बी होमोजीनियस. इसका सोल्यूशन कैसे बनता था? ओपेक बनता था. इनको तो हम अपनी नेक्ड आई से ही देख पाते थे. इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देख पाएंगे. ठीक है. ये बहुत हमें माइन्यूट डिटेल्स लेनी पड़ेंगी अगर हम बहुत ज़्यादा कोई इतनी डिवाइस हमें विजिबल नहीं होगा. तो हमें पता है कि हम कहते थे कि ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, डिस्पर्जन नहीं करेगा. ये दोनों डिस्पर्जन करेंगे. आप लिखते थे अगर सेटल डाउन हो गया तो नहीं करेगा, अदरवाइज इट विल शो. ओके. तो कि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं तो इट विल डिफ्यूज फास्ट. उसमें स्लोली, इसमें बहुत स्लोली. ये ग्रेविटी के अंडर बैठ जाएगा. ये नहीं बैठते. इसको सेंट्रीफ्यूग करना पड़ता था इफ़ यू रिमेंबर. इसको आप दे विल नॉट सेटल डाउन. अगर इसको करना है इवेपोरेट तो आपको याद हो हम वॉलेटाइल कंपोनेंट को सेपरेट करते थे विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन. सो दीज वर फ्यू डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन एंड कोलाइडल्स. I think you are aware of it. तो you can go through it. ठीक है. अब आ जाओ बेटे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, आवर मेन टॉपिक. So we can classify these colloidal solution basically on the 3 criteria. If I want to classify, I will classify according to the 3 criteria. The first criteria I will have based upon the state of dispersion phase. डिस्पर्जन फेज क्या था? ठीक है. डिस्पर्स फेज जिसको घोला जाए एंड डिस्पर्जन मीडियम जिसमें घोला जाए. तो आई यूज टू गिव द एग्जांपल. मीडियम वो चीज़ होती है जिसमें आप पढ़ते हो, इंग्लिश मीडियम. तो मीडियम वह चीज़ होती है जिसमें घोला जाता है. ठीक है. और जिसको घोला जाता है वो होती है फेस. ठीक है. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेस ऑफ डिस्पर्स्ड फेस जिसको घोला जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम जिसमें घोला जाएगा. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं डिस्पर्जन जिसमें हो रही है, द फेस इन विच डिस्पर्जन टेक प्लेस इट इज कॉल्ड मीडियम. एंड द फेस विच इज डिस्पर्स्ड इनटू अदर इज डिस्पर्स्ड फेस जो टूटा हुआ है. तो लेट अस क्लासिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइड्स on the basis of dispersed phase and dispersion medium, and this you also have done in 9th standard. Still we are doing again. Why? क्योंकि ये बेटे अगेन 1 मार्क्स का आ जाता है. कोई भी एग्जाम्पल लिखी होगी तो आपसे ये पूछते हैं कि इसमें डिस्पर्स्ड फेज कौन सा है और डिस्पर्जन मीडियम कौन सा है. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट. डिस्पर्स्ड फेज, लेट मी अरेज. तो ये लेंथ हो जाएगा. Dispersed phase. Now dispersion medium. Okay, then what will be the, it will form name. Okay,
टेल यू फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल। तो डिस्पर्स्ड फेस, जिसको घोला जाए, तो गैस, पहले तो मैं लिख रही हूँ बेटे गैस, गैस को दो चीज़ों में घोलोगे, क्योंकि गैस को गैस में ही घोलोगे तब क्या होगा, ये एयर मिक्सचर बन जाता है, जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, हम कोलाइडल नहीं कहते। तो गैस को गैस में कभी नहीं घोलने की बात करेंगे, ठीक। फिर हम लिक्विड को तीनों में घोलेंगे, तीनों में, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस में, ठीक है। फिर सॉलिड को भी आप तीनों में ही घोलोगे, तो तीन बारी मैं सॉलिड अगेन लिखूंगी, सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड, ओके। So there will be 2 time I have written gas, 3 time I have written liquid, then 3 time I have written solid, ठीक। अब गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तब क्या बनेगा देखते हैं। अगर गैस को हम सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे तब क्या बनेगा, गैस को गैस में नहीं डिसॉल्व करोगे, मैंने फिर कहा ये होमोजीनियस बन जाएगा। जैसे एयर इज अ मिक्सचर जिसमें गैस गैस में डिसॉल्व है, तो दैट इज वी नोन एज होमोजीनियस। हम बात करें हेट्रोजीनियस की। अब लिक्विड को आप गैस में भी डिसॉल्व करोगे, ठीक है, लिक्विड में भी डिसॉल्व करोगे, और आप सॉलिड में भी डिसॉल्व करोगे। इन द सेम वे सॉलिड को भी आप गैस में भी डिसॉल्व करोगे, लिक्विड में भी डिसॉल्व करोगे, और सॉलिड को सॉलिड में भी डिसॉल्व करोगे, ठीक है। तो वी विल बी हैविंग टोटल बेटे 8 टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक। अब आप सोचो जब मैं लिक्विड में गैस को डालूंगी, ठीक है, तो झाग नहीं बनेगी, फ्रॉथ बनेगी, फ्रॉथ या फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप कुछ मर्जी ले लो, सोप की, विप्ड क्रीम की, कुछ भी, ओके। देन अगर मैं गैस को सॉलिड में डाल रही हूँ, ठीक है, गैस को सॉलिड में डाल रही हूँ, तो मुझे एक चीज आप याद रखोगे, तो ये एक तरह की ये भी फॉर्म बनेगी, ये भी आप एक तरह की फॉर्म ही बनाओगे, तो ये दोनों ही फॉर्म बनाते हैं, चाहे वो गैस को आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, चाहे गैस को आप सॉलिड में डिसॉल्व कर रहे हो, मगर इसको बस हम सॉलिड फॉर्म कह देंगे। ईजियर टू रिमेंबर, ईजियर टू रिमेंबर। तो इसका आप प्यूमाई स्टोन या रबड़ ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक। अगर आप गैस में लिक्विड डिसॉल्व करते हो, गैस में लिक्विड डिसॉल्व करते हो, याद रखो जब गैस है उसमें लिक्विड या गैस में बेटे सॉलिड, ये मैं दोनों इकट्ठे ले रही हूँ, गैस में लिक्विड या गैस में सॉलिड, दोनों तरफ गैस है क्या बेटे, एयर, तो एयर का सॉल्यूशन बन जाएगा, तो हम दोनों केस में इनको एरोसोल्स बोलते हैं, तो ये लिक्विड एरोसोल हो जाएगी और ये भी एरोसोल हो जाएगी, क्योंकि दोनों केस में आपने गैस एक मीडियम लिया है, मींस एयर का सॉल्यूशन बनाया है। तो दोनों गैस में चाहे आप लिक्विड डिसॉल्व करो बेटे जी, गैस में आप चाहे सॉलिड डिसॉल्व करो, आपको मिलनी एरोसोल ही है। इसकी एग्जांपल में आप क्लाउड, फोग, कुछ भी लो, मिस्ट ले लो, इसके एग्जांपल में आप स्मोक वगैरह ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि हमने गैस में कोई भी सॉलिड पार्टिकल, आप आयोडीन वेपर्स ले लो, कुछ भी आपकी जो भी आपकी एग्जांपल आपको समझ आती है, जब भी आपको कोई पेपर में दी हो तो आपने चूज अपने आप दिमाग लगाना कि किस में क्या डिजॉल्व है, अपने आप आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक एरोसोल ही बनेगी, एरोसोल ही बनेगी। लिक्विड में लिक्विड डिजॉल्व करोगे तो इमल्शन बनेगी, ये जितनी भी कोल्ड क्रीम आप यूज़ करते हो, दीज आर इमल्शन। देखो जैसे ऑयल इन वाटर होती है, 2 टाइप ऑफ इमल्शन होती है बेटे, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। तो चाहे आप ऑयल को वाटर में डिजॉल्व करो, चाहे वाटर को ऑयल में डिजॉल्व करो, दोनों की एक दूसरे के साथ एफिनिटी नहीं है। अगर आपने कभी वाटर में ऑयल डालने की कोशिश करी होगी तो आपको अलग अलग ड्रॉपलेट्स नज़र आते हैं, तो हम इनमें इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं। ऑडिबल, ओके, देयर वॉज कनेक्टिंग इन माई फोन, ठीक है। चलो, अगर आप पुरानी कोल्ड क्रीम को देखोगे तो क्या होगा कि आपको एक सरफेस पे ऑयल की लेयर नज़र आएगी, वो क्यों है, क्योंकि वो एक इमल्शन थी।
इमल्सीफाइंग एजेंट डाले आपने उसको स्टेबलाइज करने के लिए जब उसको मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, तो विद द ग्रेजुअल पैसेज ऑफ टाइम उनकी वर्किंग कम होगी, तो आपकी लिक्विड की लेयर अलग हो जाती है। तो ये होती है बेटे इमल्शन। तो आप कुछ भी कह सकते हो, मिल्क, क्रीम, शैम्पू, पेंट्स, हेयर क्रीम, तो आप ये देखोगे ये अलग हो जाती है बाय टाइम, आपको अलग लेयर दिखनी शुरू हो जाती है। फिर आप सॉलिड में जब लिक्विड डालोगे, सोचो आप सॉलिड में लिक्विड डाल रहे हो, इमेजिन करो, तो आपको एक जेल मिलेगी, यू विल गेट अ जेल, है ना। एक सॉलिड में लिक्विड डालोगे तो जेल मिलेगी, ठीक है, यू विल गेट अ जेल ओवर इट, ओके बेटे, यू विल गेट अ जेल, ठीक है। देन लाइकर्ड बटर टूथ जेल और बूट पॉलिश, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जेल। अब गैस में सॉलिड डिजॉल्व करना हमने ऑलरेडी देख लिया है। लिक्विड में जब सॉलिड डिजॉल्व करोगे, आप ये याद रखना, सॉलिड को जिसमें भी आप डिजॉल्व करो आपको सोल ही मिलनी है। सॉलिड में आप जिसको भी डिजॉल्व करो आपको सोल ही मिलेगी। अगर गैस में अगर आप सॉलिड डिजॉल्व करोगे तो यू विल गेट एरोसोल। अगर लिक्विड में आप सॉलिड डिजॉल्व करोगे तो हम इसको अकेला सोल कह देते हैं। अगर सॉलिड में सॉलिड डिजॉल्व करोगे तो आपको मिलेगी सॉलिड सॉल, ठीक है बेटे। Any type of solid you are dissolving in any kind of mixture like gas, liquid, solid, medium ले लिया, आपको सोल से ही मिलनी है। इट मे बी एरोसोल, लिक्विड, सॉलिड, ठीक है। तो हमें एरोसोल की एग्जांपल हमने देख ली। अगर आप लिक्विड में सॉलिड डालोगे तो आप सल्फर सोल हम आगे बनाएंगे, गोल्ड सोल बनाएंगे, मडी वाटर। अगर सॉलिड में सॉलिड डिजॉल्व कर रहे हो, जितने भी ये जेम स्टोन्स होते हैं या ग्लास, रूबी ग्लास आता है या कलर्ड ग्लासेस है, ये सारी इसमें एग्जांपल आ जाती हैं। होप यू आर क्लियर्ड विद द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज, ठीक बेटे। यू विल नेवर एवर डिस्पर्स गैस इनटू द गैस एज इट इज होमोजीनियस। तो गैस की आप दो ही लोगे, बाकी होके तीन तीन लोगे, ठीक है। इसमें आप लिक्विड सॉलिड लोगे, इसमें गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड। जब भी आपने गैस में किसी को डालना है तब आपको एरोसोल मिलेगी। जब आप गैस एज ए फेस लेते हो तो आपको फॉर्म ही मिलेगी। जब आपको सॉलिड एज ए फेस लेते हो तो आपको सोल्स ही मिलेंगी, फॉर्म, सोल्स, ठीक है बेटे। इधर हमें इमल्शन और जेल्स भी मिलेंगी, इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। Now next type of classification based upon the affinity between dispersed phase and dispersion medium. So next is classification based upon affinity between dispersed phase and ठीक है। अब इसको टू में डिस्टिंग्विश करते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। इफ यू रिमेंबर, जब हम उसकी बात करते थे, सोप्स की बात करते थे, तो आपको 10th स्टैंडर्ड में एक हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक टर्म यूज करते थे। फोबिक जहाँ पे फोबिया हो, ठीक है, फिलिक जहाँ पे हेट्रेड ना हो, लव हो। तो हाइड्रोफोबिक के नेम से पता चल रहा है यहाँ पे तो हेट्रेड चल रही है, मीन्स जो आपका डिस्पर्ज फेस है, डिस्पर्जन मीडियम है, वो एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहा। और आपको अगर उसको घोलना है तो आपको कुछ एजेंट्स डालने पड़ेंगे, कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट या स्टेबलाइजिंग एजेंट डालने पड़ेंगे कि इनमें अफिनिटी बने। तो देयर इज अ लायोफोबिक जिसमें दे आर नॉट लविंग ईच अदर, दे आर हेटिंग ईच अदर, दे डोंट हैव, देयर इज वेरी पुअर अफिनिटी इन डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्ज मीडियम,
ठीक है, दोनों में, ठीक है। तो इनमें एफिनिटी बहुत कम है, दे हैव पुअर अफिनिटी विद ईच अदर, फोबिया है, एक दूसरे से डर है, तो इसमें पुअर अफिनिटी आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो अगर ये वाटर, अगर आप मीडियम वाटर ले लेते हो इसमें, तो इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक कोलाइड। इफ यू विल टेक मीडियम एज ए वाटर, देन इसी को कहा जाता है हाइड्रोफोबिक कोलाइड। ओके, अब लायोफोबिक क्लोराइड, नाम से पता चल रहा है, अगर एफिनिटी नहीं है बेटे तो ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। ओके, दे अंडरगो इरिवर्सिबल प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन, ठीक। अगर एक बारी बैठ गए, अगर आपने बाहर से कुछ डाल दिया ऐसा, तो आप ये मत सोचना कि ये दोबारा अपनी कंडीशन में आ जाएंगे, ये दोबारा अपनी कंडीशन में नहीं आएंगे। आपने ज़बरदस्ती जोड़ा है, बॉन्ड बनाया है, बीच में इमल्सिफाइंग स्टेबलाइजिंग एजेंट डाल के बनाया है, तो ये वापस से ये आपस में बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, तो दे आर इरिवर्सिबल। अगर लायोफोबिक की बात करें तो आपस में पहले ही अफिनिटी बहुत ज़्यादा है दोनों की, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम की। क्योंकि अफिनिटी बहुत ज़्यादा है तो दे आर रिवर्सिबल, अगर आपने तोड़ भी दिया उनको ज़बरदस्ती, तो ये फिर से अपना बॉन्ड इस्टेब्लिश करके अपनी पुरानी वाली पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, लायोफिबिक जो होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग अफिनिटी होती है, दे आर बेटे रिवर्सिबल, कि अगर आपने तोड़ा है तो अपनी बाकी की पोजीशन में वापस आ जाएंगे। अब बेटे मैं आई विल राइट द डिस्टिंग्विश पॉइंट प्रॉपर्टी के साथ, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल आफ्टर दिस, ठीक है। दिस इज ब्रीफ आई हैव गिवन, नाउ आई विल गिव यू दिस इन द डिफरेंट फॉर्म, कि आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है 3-4 मार्क्स का कि डिफरेंस लिखो, यू कैन अटेम्प्ट इट। So now you will write here property 10th A